नाइन्थ क्लास साइंस। तो देखो मैंने रेटिक्यूलम के बारे में बताया, दो तरह की होती है, रफ होती है और एक स्मूथ होती है, और हमने दोनों के बारे में पढ़ भी लिया है काफी अच्छे से। ठीक है, तो दोनों के बीच में ना कई बार एग्जाम में डिफरेंस देखने को मिलता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या फर्क होता है, मतलब एग्जाम में डिफरेंस लिखने को आ जाता है। तो अगर 3 या 4 नंबर में आएगा डिफरेंस लिखने को, तो कम से कम तुम्हारे पास तकरीबन 3 या 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज पहले इसके बारे में एक डिफरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो तुम हेडिंग डाल सकती हो, डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER, RER एंड SER। और एक, जैसा कि तुम्हें मालूम है, डिफरेंस हमेशा मैं टेबुलर फॉर्म में लिखवाता हूं, तो एक छोटी सी टेबल बना लेना, ज्यादा बड़ी की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी सी काफी है। एक कॉलम में RER की बात करेंगे तो दूसरे कॉलम में SER की। तो पहले तसल्ली से इसको बना लो। तो देखो डिफरेंस जब मैं लिखवाऊंगा ना, तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंस लिखवाने के लिए मुझे तुम्हें काफी कुछ नया बताना पड़ेगा। मुझे ज्यादा कुछ नया बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको रफ वाली भी पढ़ा दी और मैंने तुमको स्मूथ वाली भी पढ़ा दी। डिफरेंस तो बस मैं तुम्हें थोड़ा तरीके से लिखवा रहा हूँ, पढ़ाने का काम तो मैंने पहले ही कर दिया है, अब तो बस मैं डिफरेंस लिखवाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखो नंबर 1, मतलब कि सबसे पहला डिफरेंस। तो तुम्हें पहले से ये बात मालूम है कि जो राइबोसोम्स के पार्टिकल होते हैं वो किसकी तरफ चिपके हुए होते हैं, स्मूथ वाली की तरफ चिपके हुए होते हैं या रफ वाली की तरफ चिपके हुए होते हैं? रफ वाली की तरफ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वही उसी के आसपास तो छोटे छोटे दाने दाने से राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, और इसी की वजह से तो वह रफ होती है। और किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस लिखो कि मतलब इसमें राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं और इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो लिखो पहला डिफरेंस, इट हैज राइबोसोम्स, इट हैज राइबोसोम्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है अटैच्ड। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है अटैच्ड। अटैच्ड का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ होना या जुड़ा हुआ होना या लगा हुआ होना। तो क्या हुए हुए होते हैं? अटैच्ड हुए हुए होते हैं। क्या हुए हुए होते हैं? अटैच्ड। ये ना टी है, टी, अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पर ये पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं, अटैच हुए हुए होते हैं। इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। अब उधर लिखो, क्या उधर ऐसा कुछ होता है? नहीं, उधर ऐसा कुछ नहीं होता। तो लिखो इट इज फ्री ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स, मतलब ये राइबोसोम्स फ्री होता है, मतलब इसे राइबोसोम्स का कोई झंझट नहीं होता। बोर्ड पे लिखा हुआ है इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स, इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, अब लिखो नंबर 2। तो देखो जब हम रफ की बात करते हैं ना, तो रफ का केवल एक ही काम होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना? प्रोटीन। यहां पर रफ वाली किस काम में लगी रहती है? रफ वाली का सिर्फ एक ही काम होता है, प्रोटीन बनाना। लेकिन जो स्मूथ वाली है, स्मूथ वाली दो चीजें बनाती है। स्मूथ वाली का दो काम होता है, एक तो वो बनाती है लाइपिड और एक बनाती है प्रोटीन। मतलब ये भी प्रोटीन बनाती है और ये भी प्रोटीन बनाती है, लेकिन ये प्रोटीन के साथ साथ क्या बनाने का काम करती है? लाइपिड। अब प्रोटीन तो तुम्हें समझ में आता है कि भाई प्रोटीन तो हमने सुना है, खाने से, दूध से, रोटी से हमें प्रोटीन मिलता है। ये लाइपिड क्या चीज है? तो देखो मैं पहले ही बता देता हूं, जैसे शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है ना, प्रोटीन हमें चाहिए एनर्जी के लिए, फंक्शंस के लिए। ठीक है, इसी तरह से बॉडी को सही मात्रा में लाइपिड भी चाहिए। लाइपिड को तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हें मालूम है ना, बॉडी के अंदर चर्बी आ जाती है, फैट आ जाता है,
तो फैट क्या हो गया, फैट एक आम शब्द हो गया। टेक्निकल शब्द क्या है, लाइपिड। लाइपिड को तुम कह सकते हो फैट, ठीक है। तुमने ये वाली बात सुनी होगी कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, बॉडी के अंदर चिकनाई हो गई है, चिकनाई की वजह से हमारा फैट बढ़ रहा है, वो दिन पे दिन फूलता जा रहा है, किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का क्या होता है, लाइपिड ही होता है, ठीक है। तो लाइपिड ऐसे समझ लो कि थोड़ा सा साइंटिफिक नेम है लाइपिड, है ना। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आती है ना, तो रिपोर्ट में सब लिखा हुआ होता है, लाइपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बातें बता रखी होती हैं, ठीक है। तो लाइपिड एक तरीके का ऐसा केमिकल जो बॉडी के लिए जरूरी है, जैसे प्रोटीन जरूरी है। अब तुम कहोगे, आप तो कह रहे हो कि लाइपिड का मतलब फैट होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है, तो क्या फैट जरूरी है? बिल्कुल। क्या बॉडी के लिए फैट जरूरी नहीं है? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी के लिए फैट जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत फैट हो। अगर बहुत फैट होएगा तो बॉडी मोटी हो जाएगी, बीमारी आ जाएंगी, ओबेसिटी की दिक्कत हो जाएगी, है ना। और ओबेसिटी आ गई तो अस्थमा हो सकता है, कुछ भी, है ना। फैट जरूरी है, चर्बी जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन उतनी जितनी सही मात्रा है। ऐसा नहीं कि बहुत चर्बी हो गई, दुनिया भर का पेट निकल गया, इतनी चर्बी का क्या करोगे, किराए पे दोगे क्या? इतने फैट की बात नहीं कर रहा हूं, सही मात्रा की जरूरत होती है, ना कि बहुत। अब लिखो नंबर 2। तो कुल मिलाकर रफ वाली किस काम में लगी हुई होती है, प्रोटीन बनाने में और स्मूथ वाली किस काम में लगी हुई होती है, लाइपिड और प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो लिखो रफ वाली के लिए, इट स्पेशलाइज्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, बनाना। क्या बनाती है ये, प्रोटीन। अब तुम कहोगे बनाने के लिए तो हम मेक भी लिख सकते हैं, तो देखो, भले ही तुम मेक लिख सकते हो और मेक का मतलब भी वही होता है, बनाना, लेकिन तुम्हें साइंस में मेक शब्द यूज नहीं करना है, तुम्हें साइंस में तो सिंथेसाइज ही लिखना है। तो लिखो, इट स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये किसमें माहिर होती है, इसका स्पेशलाइजेशन किसमें है, प्रोटीन में। इट स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, है ना। अब उधर लिखो, उधर वो दो चीजें बनाती है। कितनी चीजें बनाती है, दो चीजें। तो लिखो, इट स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज, इट स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज लाइपिड एंड प्रोटीन। ये दो चीजें बनाती है, लाइपिड एंड प्रोटीन, लाइपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो देखो, यहां पर जितना भी प्रोटीन बनता है, यहां पर क्या बनता है, जितना भी प्रोटीन बनता है, वो धीरे धीरे प्रोटीन है ना, किसके अंदर जाता रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जाता रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, फोल्डेड। मैंने दिखाया था ना डायग्राम के अंदर, डायग्राम के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो इस फ्लैट वाली स्ट्रक्चर की ट्यूब के अंदर, फ्लैट वाली स्ट्रक्चर की ट्यूब के अंदर ये प्रोटीन जाता रहता है, जाता रहता है। तो ये देखो, ये जो फ्लैट जैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ट्यूब जैसा, देखो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर ये प्रोटीन जाता रहता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं, ल्यूमन। इसको अगर सही प्रोनाउंसिएट करना है तो तुम इसको बोलोगे लूमेन। क्या बोलोगे, लूमेन। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि जो प्रोटीन रफ वाली बनाती है, जो प्रोटीन बनाने का काम रफ वाली रेटिक्यूलम करती है, वो प्रोटीन कहां पर जाता है, तो वो प्रोटीन लूमन में जाता है। किस में जाता है, लूमन में। लूमन या ल्यूमेन, है ना, ल्यूमन में जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ल्यूमेन में चला जाता है। ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन ये फोल्ड्स हैं, इनके अंदर घुसता रहता है, समय समय पर बनता रहता है, जाता रहता है, बनता रहता है, जाता रहता है। तो लिखो तीसरा पॉइंट, मतलब कि तीसरा डिफरेंस। तो जो भी कुछ यहां पर बनता है, यहां पर मतलब कि प्रोटीन, मतलब यहां पर जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब जो भी चीज बनी है, और क्या बना है, प्रोटीन बना है। बताओ, चॉकलेट बनती है क्या यहाँ पर, ये चॉकलेट की फैक्ट्री है, नहीं, प्रोटीन बनता है। तो वो प्रोटीन कहां पर जाता है,
वो प्रोटीन यानी कि वो बनने वाली चीज किसके अंदर जाती रहती है, ल्यूमन में। और ल्यूमन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसको बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोला जाता है उसको, ल्यूमन बोला जाता है। तो लिखो द प्रोडक्ट्स पास, मतलब ये प्रोडक्ट कहां पर पास हो जाता है, प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन, ये प्रोडक्ट का मतलब होता है जो चीज बनी है, और यहां पर क्या बना है, यहां पर प्रोटीन बना है। द प्रोडक्ट्स पास इनटू द प्रोडक्ट्स पास इनटू ल्यूमेन, ल्यूमेन या ल्यूमन, ल्यूमेन पास इनटू ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये जो ल्यूमन में दिखा रहा हूं ना, ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर को बोला जा रहा है ल्यूमन। तो देखो इसी के अंदर आ जाता है, जो प्रोटीन बनकर तैयार हुआ है वो प्रोटीन इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, ल्यूमन के अंदर आ जाता है। और जब रेटिकुलम के अंदर ये प्रोटीन आ जाता है तो फिर यहां से दूसरी जगहों पर जाता है, धीरे धीरे ये प्रोटीन पूरी बॉडी में जाता है। बताओ प्रोटीन का क्या करोगे, क्या वो प्रोटीन सेल के अंदर पड़ा रहेगा, नहीं, सेल के अंदर नहीं पड़ा रहेगा, पूरी बॉडी को जरूरत है प्रोटीन की, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो पहले ल्यूमेन में आता है और बाद में पूरी जगह जगह चला जाता है। तो लिखो मैंने लिखवाया ना, देखो द प्रोडक्ट पास इनटू ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लिखो फॉर ट्रांसपोर्ट, इसी के अंदर फुल स्टॉप नहीं लगाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ही लिखो फॉर FOR, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लेसेस, फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लेसेस, मतलब वो यहां से दूसरे प्लेसेस पर जाता रहता है, क्या, प्रोटीन। मैंने बताया ना पूरी बॉडी तक पहुंचेगा, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा, क्या, प्रोटीन, फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लेसेस, तो वो दूसरी जगहों पर दूसरे प्लेसेस पर जाता रहता है। अब उधर लिखो, तो देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी तो प्रोटीन और लाइपिड बन रहा है। देखो यहां का प्रोडक्ट क्या है, यहां का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, और यहां का प्रोडक्ट क्या है, यहां पर तो दो दो चीजें प्रोडक्ट में, यहां पर बनने वाली चीज प्रोटीन, यहां पर बनने वाली चीज प्रोटीन के साथ साथ लाइपिड भी है। तो क्या ये दोनों भी ल्यूमन में घुस जाएंगे, नहीं, ये नहीं घुसते। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा ये कहां घुसेंगे, तो देखो वो नहीं लिखना है, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं कि ये प्रोटीन तो ल्यूमन में चला जाता है, फिर जाता है पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक, ठीक है, लेकिन ये नहीं जाते। तो लिखो उनके लिए द प्रोडक्ट्स डू नॉट पास, the products do not pass into ल्यूमन, ये ल्यूमन में नहीं घुसते हैं। the products do not pass into ल्यूमन, ठीक है, into ल्यूमन। तो देखो हमने डायग्राम में देखा था, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, फ्लैट बिछा हुआ सा, है ना, इस तरह से लेयर सी लेयर बनी हुई होती है, एक के बाद एक के बाद लेयर सी बनी हुई होती है। ये जो बिछा हुआ पतला पतला स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोला जाता है फ्लैट। फ्लैट मतलब ऐसा, फ्लैट मतलब ऐसा। लेकिन स्मूथ वाली का स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा होता है, स्मूथ वाली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब मैं पूरी तरह से तो ट्यूब नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर लगभग लगभग कैसा होता है, ट्यूब जैसा। तो ये ट्यूबुलर शेप में होती है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर में होती है। चौथा पॉइंट लिखना है, लिखो चौथा पॉइंट, लिखो इट इज मेनली, बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्म्ड, इट इज मेनली फॉर्म्ड, मतलब ये कैसे फॉर्म्ड होती है, कैसी बनती है, तो कैसी बनती है, फ्लैट, कैसी बनती है, फ्लैट बनती है भाई। तो लिखो इट इज मेनली फॉर्म्ड
बाय फ्लैट सैक्स। फ्लैट सैक्स, फ्लैट मतलब ऐसी, और सेक्स का मतलब होता है थैली। पन्नी होती है ना, पन्नी जिसमें सब्जी वगैरह लाते हैं, वो थैली है ना, वैसा ही। यहां पर थैली क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्हीं थैलियों के अंदर प्रोटीन पड़ा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय फ्लैट सैक्स, SACS, थैली। सैक्स मतलब जिसके अंदर कुछ रखा हुआ हो। क्या रखा हुआ होता है? प्रोटीन। फॉर्म्ड बाय फ्लैट सैक्स, ठीक है। अब उधर लिखो, क्या उसका स्ट्रक्चर फ्लैट होता है? नहीं, उसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होता है। दिखने में कैसे लगते हैं? ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब जैसा लंबाई में, है ना। ये लंबाई में नहीं है, ये लेटा हुआ है, ऐसे समझ लो। ये सोया हुआ है और ये खड़ा हुआ है ना। खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, लेटा हुआ स्ट्रक्चर। तो उधर लिखो, इट इज मेनली फॉर्म्ड, इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबुल्स, एल के बाद ES। इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबल्स, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। इसका भी वही मतलब होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, है ना। ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका दिखने में? ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। अब हम अगली ऑर्गेनेल देखेंगे जिसका नाम है गोल्जी एपार्टस। तो देखो, मैं तो इसको गोल्जी ही पढ़ता हूं, पता नहीं इसको कुछ और भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, गोल्गी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो गोल्जी पढ़ता हूं और आई थिंक शायद मैं सही पढ़ता हूं, ठीक है। गोल्जी एपार्टस। तो देखो, पहले मैं इसका थोड़ा सा मतलब बता देता हूं। मैं गोल्जी का मतलब तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि गोल्जी पता है क्यों बोला जा रहा है? जिस साइंटिस्ट ने या जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। अभी मैं लिखवा दूंगा, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ लिखवाऊंगा। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसके बारे में दुनिया को बताया, ठीक है। तो इसलिए इस वाली ऑर्गेनेल के आगे ये शब्द लगा रहता है गोल्जी, ठीक है। अब एपार्टस का मतलब बता देता हूं। एपार्टस का मतलब होता है कंटेनर। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास इतना बड़ा कटोरा है, इतना बड़ा क्या है? कटोरा है। उस कटोरे में क्या भरा हुआ है? पानी। तो वो कटोरा क्या कहलाएगा? कंटेनर, एपार्टस। जिसके अंदर कुछ रखा हुआ हो, जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, जिसके अंदर दाल रखी हुई हो, जिसके अंदर चावल रखे हुए हो, मतलब ऐसा कुछ जिसके अंदर कुछ रखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एपार्टस। अब देखना यह है कि इस गोल्जी एपार्टस के अंदर क्या रखा हुआ होता है। आखिर वो कौन सी चीज होती है सेल के अंदर जो इसके अंदर रखी हुई होती है? तो मैं तुम्हें बता देता हूं। अभी तक मैंने बताया था ना कि रेटिक्यूलम प्रोटीन बनाती है, रेटिक्यूलम लाइपिड बनाती है। तो ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन बनने के बाद कहां पर ट्रांसफर होता है? कौन इसे अपने पास रखता है? तो ये सारा का सारा प्रोटीन स्टोर कौन करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है गोल्जी एपार्टस। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिम्मेदारी से बनाती है, और बनाने के बाद किसको सौंप देती है? गोल्जी एपार्टस को। तो भाई उसने इतनी मेहनत करके प्रोटीन बनाया, संभाल कर रखना भी तो जरूरी है। तो संभाल कर रखने का काम कौन करती है? गोल्जी एपार्टस। इसलिए इसके नाम में एपार्टस आता है। एपार्टस का मतलब होता है कंटेनर। कंटेनर का मतलब होता है जिसके अंदर कोई सामान रखा हुआ हो, ठीक है, कुछ भी कंटेनर। तो अगर पेपर में आ जाए कि प्रोटीन को स्टोर कौन करती है ना, प्रोटीन को स्टोर, STORE, मतलब रखने का काम कौन करती है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए गोल्जी एपार्टस, ठीक है। तो हेडिंग तुमने डाल ही दिया है गोल्जी एपार्टस। तो पहले ना इसी हेडिंग के आगे डायरेक्ट यहां से, यहीं से, इसी के आगे लिखना, लिखो। तो देखो, जब कोई ऑर्गेनेल किसी चीज को संभाल कर रखती है, जब कोई ऑर्गेनेल किसी चीज को संभाल कर रखती है ना, तो इसको साइंस की भाषा में बोला जाता है सिक्रीट करना। सिक्रीट का मतलब होता है संभाल कर रखना या बनाकर रखना। ध्यान से सुनो, संभाल कर रखना या बनाकर रखना, सिक्रीट करना। तो इसलिए इस ऑर्गेनेल को बोला जाता है सिक्रेटरी ऑर्गेनेल। क्या बोला जाता है? सिक्रेटरी ऑर्गेनेल। मतलब ये एक तरीके की सिक्रेटरी ऑर्गेनेल होती है, क्योंकि ये प्रोटीन को सिक्रीट करती है, प्रोटीन को स्टोर करती है, ठीक है। तो लिखो, इट इज द सिक्रेटरी
देखो मैं तो इसको सेक्रेटरी पढ़ता हूं, सेक्रेटरी भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। इट इज द सेक्रेटरी, इट इज द सेक्रेटरी ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सेक्रेटरी मतलब स्टोर करती है प्रोटीन को और दूसरी चीजों को अपने पास बहुत ही जिम्मेदारी से संभाल कर रखती है। इट इज द सेक्रेटरी ऑर्गेनेल ऑफ द सेल विच स्टोर्स, क्या स्टोर करती है ये, विच स्टोर्स प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, विच स्टोर्स प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, बोर्ड पे लिख देता हूं एंजाइम्स। शायद ये शब्द पहली बार आया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो ये अपने पास प्रोटीन तो रखती ही रखती है, एंजाइम्स भी रखती है। शायद पता नहीं मैंने पहले बताया है या नहीं बताया, दोबारा बता देता हूं। देखो बॉडी के अंदर है ना दुनिया भर की एक्टिविटीज होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन होता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन होता है, दूध लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज अंदर चलती रहती हैं। तो उन एक्टिविटीज के अंदर है ना कुछ केमिकल हमारी मदद करते हैं उस काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल तुमने खाना खाया, खाने को पचाना है, खाने को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो बॉडी के अंदर एक केमिकल तुम्हारी इस काम में मदद करेगा, उन केमिकल्स को बोला जाता है एंजाइम्स। अब ये कौन कौन से केमिकल होते हैं, है ना, और कौन से केमिकल का क्या काम होता है, ये 10th क्लास में। अभी क्या टेंशन है पढ़ने की, है ना, अभी इतना टेंशन मत लो कि अभी हम देखने बैठ जाए, है ना, 10th क्लास के लिए छोड़ देते हैं। बस इतना ध्यान रखो, बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स हमारी मदद करते हैं बॉडी को ठीक से चलाने में, ठीक है। तुम्हें मालूम है जब हम रात को बिना कुल्ला करे सो जाते हैं मीठा वगैरह खाकर और दांतों में वो मीठा लगा रह जाए, तो मीठा लगने की वजह से जम्स पैदा हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब होने लगेगा। उनको मारने के लिए भी, उनको खत्म करने के लिए भी माउथ के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब बॉडी के अंदर 36 तरह के काम होते हैं और उन 36 तरह के कामों को करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स सेल की कौन सी ऑर्गेनेल में रखे होते हैं, गोल्जी एपार्टस। समझ लो कितना कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम है हमारा ह्यूमन बींग्स का। तो लिखो इट इज द सेक्रेटरी ऑर्गेनेल ऑफ द सेल विच स्टोर्स प्रोटीन एंड एंजाइम्स। तो ये प्रोटीन भी रखती है अपने पास, ये एंजाइम्स भी रखती है, ठीक है। इससे रिलेटेड बाकी की बातें नंबर 1 में लिखो। अब लिखो नंबर 1 पॉइंट। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं किस महान व्यक्ति ने इस ऑर्गेनेल के बारे में बताया। तो नाम तो वैसे मैंने भी बता दिया था, लिखवाया नहीं था, है ना। तो नंबर 1 पॉइंट में लिखो, लिखो गोल्जी एपार्टस, गोल्जी एपार्टस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है सबसे पहले बताना। सबसे पहले गोल्जी के बारे में किसने बताया, गोल्जी एपार्टस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी हुई है, ये इसका नाम था पूरा, स्पेलिंग का ध्यान रखना। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। सबसे पहले भाई इस आदमी ने, भगवान इसका भला करें, इस आदमी ने दुनिया में गोल्जी एपार्टस के बारे में एक्सप्लेन करा। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। अब लिखो नंबर 2। तो देखो इसमें भी क्या होता है, जैसे मैंने रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसका स्ट्रक्चर भी उसी की तरह होता है। जैसे ये बाउंड होती हैं, बाउंड वेसिकल्स होती है, मतलब एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन चिपकी भी होती है, परत बनी भी होती है, एक के ऊपर एक। जैसे कपड़े की चादर होती है ना, कपड़े की, कपड़े को तय करके रख देते हैं, तो कपड़े को तय करके एक के ऊपर एक रखते चले गए हम, तो ढेर लग गया। तो देखो बिल्कुल वैसा ही तो लग रहा है, ढेर। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मतलब इसमें ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत।
मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर्स। मतलब मेम्ब्रेन एक के ऊपर एक बाउंड हुई हुई होती है, चिपकी भी हुई होती है, ठीक है। इनमें ये क्या होती है? ये एक के ऊपर एक बाउंड हुई भी होती है, चिपकी हुई होती है मेम्ब्रेन्स। तो ये मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। और ये जो हर एक स्ट्रक्चर होता है इनको बोला जाता है स्टेक्स। क्या बोला जाता है? स्टेक्स। मतलब देखो ये क्या है? स्टेक, ये दूसरा स्टेक, ये तीसरा स्टेक, तो इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? स्टेक्स। और ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखो पैरेलल तुम्हें मालूम है ना, मैथ्स में ऐसा होता है पैरेलल, लेकिन बिल्कुल ऐसे तो है नहीं है, लेकिन रफली कह सकते हैं ना कि रफली क्या है? रफली तो है ना पैरेलल। देखो रफली तो पैरेलल है। तो अब लिखो नंबर 2 पॉइंट, द गोल्जी एपार्टस कंसिस्ट The Golgi apparatus consists system of the Golgi apparatus consists system of membrane bound vesicles. membrane bound vesicles. मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है? सारी परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। सारी परतें एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन मतलब परत और बाउंड मतलब जुड़ा हुआ। और कैसे? बिल्कुल पैरेलल, है ना। देखो एक दूसरे के पैरेलल नहीं दिख रही। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जैसे मैथ्स में पैरेलल लाइन होती है बिल्कुल सीधी सीधी, वैसा है, वैसा तो नहीं है, क्योंकि वो तो मैथ्स है और ये साइंस है। तो लिखो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे के साथ क्या होती है? पैरेलल होती हैं। अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और एक के ऊपर एक है ना ढेरी सी लगी हुई होती है, ढेरी, जैसे कपड़ों की ढेरी नहीं होती, है ना, ये पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स, झुंड में। ये जो होता है ये कहलाता है स्टेक्स। क्या बोला जाता है? स्टेक्स, अभी बताया था मैंने। पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स, पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स। ब्रैकेट में लिख लेना सिस्टन। इनका दूसरा नाम सिस्टन भी होता है। स्टेक्स को और क्या बोला जाता है? सिस्टन। अगर आ जाए ना व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टन, तो तुम नंबर 2 पॉइंट लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन में। कौन सा पॉइंट लिख सकते हो? नंबर 2। तो इनको क्या बोला जाता है? सिस्टन। सिस्टर मत लिख देना, सिस्टन, TERN, है ना, सिस्टन। तो देखो बहुत ही सिंपल सा काम था कि ये एक दूसरे के ऊपर परत बनाकर रखी हुई होती है, ढेरी बनाकर रखी हुई होती है। इनको बोला जाता है स्टेक्स, और स्टेक्स का दूसरा नाम होता है सिस्टन। क्या होता है? सिस्टन, ठीक है। और ये क्या है? ये परत एक दूसरे से चिपकी हुई है, तो क्या बोला जा रहा है? मेम्ब्रेन आपस में चिपकी हुई है, तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरे से चिपका हुआ होता है, अरेंज हुआ हुआ होता है। कैसे अरेंज हुआ हुआ होता है? पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब लिखो नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में हम लिखेंगे इनके फंक्शंस, कि इसका काम क्या होता है। तो नंबर ए लिखो, सबसे पहला फंक्शन। तो देखो सबसे पहला फंक्शन तो वही है, राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन बनाया, राइबोसोम्स ने जो एंजाइम्स बनाए, उनको संभाल कर कौन रखेगी? उनको संभाल कर रखेगी गोल्जी, है ना। उनको कौन संभाल कर रखेगी अपने पास? उनको संभाल कर रखेगी गोल्जी, ठीक है। तो लिखो पहला फंक्शन, इट स्टोर्स प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, it stores proteins and enzymes secreted by
राइबोसोम्स, इट स्टोर्स प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स secreted by राइबोसोम्स। सिक्रेटेड का मतलब क्या होता है? जो राइबोसोम्स ने बनाए थे, जो प्रोटीन, जो एंजाइम्स राइबोसोम्स ने बनाया था, उनको कौन रखता है? उनको गोल्जी रखती है। ठीक है, अब लिखो बी पॉइंट। तो देखो ये रख के करती क्या होगी? क्या ये रख के कुछ और करती है? बिल्कुल। क्या बॉडी के सेल के अंदर जो प्रोटीन बना, क्या वो प्रोटीन गोल्जी में रखा रहेगा हमेशा? नहीं, उस प्रोटीन को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना भी तो होगा। जो एंजाइम्स सेल के अंदर बने, क्या वो एंजाइम्स बॉडी को नहीं चाहिए? बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? ये अपने अंदर उस मटेरियल को रखती है ना, अपने अंदर उस मटेरियल को रखती है और फिर उस मटेरियल को इंटरसेलुलर मतलब कि सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि सेल के बाहर, अगर बाहर कहीं पहुंचाना है या अंदर कहीं पहुंचाना है तो दोनों काम ये करती है। अगर इंटरसेलुलर सेल के अंदर कहीं पर पहुंचाना है तो अंदर पहुंचाने का भी काम करेगी, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि बाहर कहीं पहुंचाना है तो बाहर भी पहुंचाएगी। तो उस मटेरियल, प्रोटीन की जरूरत जहां पर है ये पहुंचा देगी, एंजाइम्स की जरूरत जहां पर है ये पहुंचा देगी। ठीक है, कौन? गोल्जी। तो लिखो नंबर बी, इट कैरीज मटेरियल, मतलब ये मटेरियल को कैरी करती है। कैरी का मतलब क्या होता है? लेकर चलना, ये मटेरियल को लेकर चलती है। इट कैरीज मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल सेल में बनता है उस मटेरियल को ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर चलती है। सेल के अंदर भी इंट्रासेलुलर और सेल के बाहर भी एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर कहीं पर भी लेकर जाना, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर भी पहुंचाना, मतलब घर के अंदर भी काम कर रही है और घर के बाहर भी काम कर रही है। समझ रहे हो? इट कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड मतलब जो भी मटेरियल सेल के अंदर बनता है, इट कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल, इट कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल मतलब जो भी मटेरियल सेल के अंदर सिंथेसाइज्ड हुआ है। सिंथेसाइज्ड मतलब जो भी मटेरियल बना है उस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सेल के अंदर ले जाना या सेल के बाहर ले जाना। इट कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल, सिंथेसाइज्ड इन द सेल टू इंट्रासेलुलर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, टू इंट्रासेलुलर एंड extracellular targets, to intracellular and extracellular targets। अगर ऐसा कोई टारगेट है जो सेल के बाहर है या फिर ऐसा कोई टारगेट है जो सेल के अंदर है, दोनों काम ये देख लेगी गोल्जी भाई या गोल्जी बहन, है ना। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट्स, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट्स। ठीक है, अब सी पॉइंट लिखो, है ना। ए लिखवाया, बी लिखवाया, अब लिखो सी। देखो तुम्हें मालूम है गोल्जी के बाद अगली ऑर्गेनेल ये आएगी, लाइसोसोम्स, ये आएगी अगली ऑर्गेनेल। गोल्जी एपार्टस के बाद अगली ऑर्गेनेल हमें कौन सी पढ़नी है? अगली ऑर्गेनेल पढ़नी है जिसका नाम है लाइसोसोम्स। तो अगर पेपर में आ जाए कि लाइसोसोम्स को कौन बनाता है तो ध्यान रहे, गोल्जी। बताओ देखो गोल्जी कितनी जिम्मेदार लड़की है। लड़की तो खैर ये नहीं है लेकिन जिम्मेदार तो है। तो देखो गोल्जी कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है, प्रोटीन को भी रखती है अपने पास, एंजाइम्स को भी रखती है, और जिसको जरूरत होती है वहां पर पहुंचाती है, सेल के अंदर पहुंचाती है, सेल के बाहर भी पहुंचाती है। कितनी जिम्मेदार, है ना। और तो और इस ऑर्गेनेल को बनाने का काम भी गोल्जी ही करती है। अगर पेपर में आ जाए ना कि लाइसोसोम्स का निर्माण कौन करती है, लाइसोसोम्स को कौन क्रिएट करती है, तो लाइसोसोम्स को क्रिएट करती है गोल्जी। तो सी पॉइंट लिखो, लिखो इट ऑल्सो फॉर्म्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्म्ड, इट
ऑल्सो फॉर्म्ड लाइजोसोम्स। स्पेलिंग बोर्ड पे देख लेना लाइजोसोम्स की। इट ऑल्सो फॉर्म्ड lysosomes